नमस्कार दोस्तों। आपने देख ही लिया होगा कि आज हम दो टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। एक तो AIBE-19 की नोटिफिकेशन के लिए ये बहुत एक हॉट टॉपिक की तरह बना हुआ है इस वक्त इंटरनेट के ऊपर कि हमारा AIBE-19 का एग्ज़ाम कब तक होगा, इसकी डेट क्या होगी, एग्ज़ाम डेट, रजिस्ट्रेशन डेट क्या होने वाली है। तो इसके लिए एक छोटा सा अपडेट है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। और जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हैं, जो मोस्टली पेपर में पूछे जा सकते हैं बच्चों से, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझ लेना, क्योंकि जो चीज़ मैं आपको समझाऊंगी उसके बाद आपके लिए आसान हो जाएगा उन चीज़ों को हमेशा के लिए याद रखना। और मैं श्योर हूँ कि दोबारा आपको उन्हें पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार अगर आप मेरे इन क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझ लेते हो तो। ठीक है, तो मेरे साथ लास्ट तक बने रहो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं वो AIB नोटिफिकेशन के बारे में है। देखो, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है, उसकी डेट क्या हो सकती है, इसका रजिस्ट्रेशन की डेट क्या है, ठीक है। और एक चीज़ और बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या इसका सिलेबस चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये भी क्वेश्चन बच्चे जर्नली पूछ लेते हैं। देखो, जो एग्ज़ाम है, जितना मेरा मानना है अभी तक तो वैसे कोई ख़ास अपडेट नहीं है एग्ज़ाम रिलेटेड। BCI की तरफ से अभी कोई भी ख़ास नोटिफिकेशन इसके रिगार्डिंग नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा, इसकी डेट क्या होगी या रजिस्ट्रेशन क्या होगी। पर मेरा एक्चुअल में एक प्रिडिक्शन है जो हम सभी इस चीज़ को मान सकते हैं कि मेरे अंदाजे से ये जो पेपर है वो थोड़ा लेट ही होने के चांसेस हैं। इसके पीछे का जो रीज़न समझ में आता है, जो प्रिडिक्शन हम कर सकते हैं, वो है सिलेबस को लेके। इसी वजह से हो सकता है कि हमारा जो पेपर है वो थोड़ा लेट हो। इसका रीज़न यही है कि देखो, 1 जुलाई से हमारे जो 3 न्यू लॉज हैं वो इंट्रोड्यूस होने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से जब तक वो जो लॉज हैं वो कॉलेजेस में बच्चों को नहीं पढ़ाए जाएंगे, तब तक कैसे वो लोग उसको सिलेबस का पार्ट बना सकते हैं या फिर कैसे वो सिलेबस में अमेंड कर सकते हैं। अगर हम मान के कि अगर जुलाई में या फिर अगस्त में पेपर होता है, फॉर एग्जांपल हम ये माने कि जुलाई में पेपर हो सकता है या अगस्त में पेपर हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है। पहले तो बच्चों को उन 3 लॉज को पढ़ाया भी तो जाएगा, एक उनको कॉलेजेस में पढ़ाया भी तो जाएगा। जब उन्हें पढ़ाया जाएगा उसके बाद ही तो उसको उसका टेस्ट लिया जाएगा। तो जितना मेरा मानना है कि अगर तो कोई जल्दी नोटिफिकेशन आता है, अगर आता है विद इन अ मंथ और 2, अगर कोई ऐसा नोटिफिकेशन आता है तो उस केस में तो हमारा प्रीवियस ईयर का ही सिलेबस जो था वही आने वाला है, ऐसा मेरे को लगता है, अगर जून जुलाई अगस्त तक कुछ आता है तो। और अगर आपको लगता है कि जुलाई अगस्त तक हमारा नोटिफिकेशन नहीं आता, तो हो सकता है कि हमारा जो सिलेबस होगा वो अमेंड होगा, ठीक है, वो अपडेट होगा, अमेंड होगा, और नया सिलेबस, नए 3 जो लॉज हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे। ऐसा मेरा खुद का मानना है, ऐसे मेरी खुद की प्रोडिक्शन है। तो इसका जो सबसे अच्छा वे आउट नज़र आता है वो यही नज़र आता है कि अभी फॉर द टाइम बिंग ये जो 3 लॉज हैं, जो CRPC को, एविडेंस को, IPC को, इन तीनों को जो रिप्लेस कर रहे हैं, इनको आप फॉर द टाइम बिंग रुक जाओ, ठीक है ना। तो इनको रुक जाओ, इनको बहुत ज़्यादा अभी स्ट्रेस ना दो इन 3 के ऊपर। बाकी जो हमारे पास 17 या 18 या जितने भी हमारे BRX बच गए हैं उनको एक बार थॉरली स्टडी कर लो। थॉरली स्टडी में क्या था, इंडेक्स पार्ट ही सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सारा BRX पढ़ने का तो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता, इंडेक्स पार्ट में से ही बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। क्योंकि देखो, BCI का मेन मोटिव क्या है इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने के पीछे, कि वो ये देखें कि बच्चा जब एक जज साहब के सामने खड़ा हुआ है तो जज साहब क्या कहते हैं कि आप अपना BRX निकालो, ये जो आप बातें बोल रहे हो, ये जो लॉज आप बता रहे हो, वो BRX में कहाँ पे है, आप हमें बताओ। तो अगर आप वो BRX खोलते हो, ठीक है, और उस BRX को खोल कर आप फिर ढूंढने लगते हो कि अब इसके अंदर कहाँ पे ये चीज़ अवेलेबल है या कहाँ लिखा हुआ है,
तो भाई इतना तो टाइम जज साहब आपको कभी भी नहीं देंगे। पर अगर आप इंडेक्स के साथ, इंडेक्स पार्ट के साथ अगर आप थॉरली स्टडी किया हुआ है आपने, या आप उसके साथ कंफर्टेबल हो इंडेक्स पार्ट के साथ, तो आप 1 सेकंड के अंदर उस पर्टिकुलर इंडेक्स में उस पर्टिकुलर लॉ के ऊपर जाओगे और बताओगे जज साहब देखो इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर या आर्टिकल के अंदर ये वाली चीज़ मेंशन है। तो जो BCA है उसका मेन मकसद भी यही ही है कि आप लोगों को इतना कंफर्टेबल बना देना है बेयर एक्ट्स के साथ कि आपको उन बेयर एक्ट्स को यूज़ करने में इंस्टेंट अगर आपने कोई डिसीजन लेना है तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो यही मोटिव रहता है। तो इसीलिए आपको बार बार ये कहा जाता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा बेयर एक्ट्स को थॉरली स्टडी करने की स्थिति में नहीं है, सिचुएशन ऐसी है कि आप अभी बहुत अच्छे से उसको नहीं पढ़ सकते, तो काइंडली जो इंडेक्स पार्ट है इसी को बहुत अच्छे से एक बार देख लीजिए कि कौन से उसमें क्या दिया हुआ। अब जैसे एक एग्जांपल है, मैं नेक्स्ट एक वीडियो बनाने वाली हूँ। अब वो है कि आपको कैसे पता चलेगा कि IPC जो है, फॉर एग्जांपल IPC की बात करते हैं और एक CRPC की बात करते हैं, इन दोनों में सेक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है पेपर के अंदर। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो सेक्शंस के बारे में क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल सेक्शन 82 पूछ लिया, फॉर एग्जांपल की बात है। अब मैं CRPC की बुक खोल लूँ या IPC की बुक खोल लूँ, जब मैं पेपर दे रही हूँ, AIB का पेपर दे रहे हैं हम लोग, तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये सेक्शन 82 जो है वो IPC का क्वेश्चन है या CRPC का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके लिए मैं एक नेक्स्ट डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाली हूँ इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को बताने के लिए। आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को अच्छे से ध्यान से समझ लेना, जिससे आपको इजी हो जाएगा इंस्टेंट डिसीजन लेना कि भाई मैं IPC के अंदर ढूंढूं या CRPC के अंदर ढूंढूं। बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं लगता कि क्वेश्चन IPC का है CRPC का, हमें ही नहीं पता लग रहा भाई। हम अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें तो कैसे करें। पर चलो ये आज का टॉपिक नहीं है हमारा कि IPC क्या है कि CRPC का। टॉपिक यही था हमारा जो मैंने आपको बताया हुआ है कि हमारा जो फर्स्ट जो था क्या कहते हैं, ये था यस AIB 19 के नोटिफिकेशन का हमारा टॉपिक था। अब जो दूसरा टॉपिक है वो है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको एक बार एक्सप्लेनेशन उनकी हम समझ लेते हैं। ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा, इसको एक बार देख लो आप। अब जो पहला क्वेश्चन है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो मैं आपको करवा रही हूँ उसको देखो। द टाइटल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज लेट डाउन इन आर्टिकल 1, आर्टिकल 5, आर्टिकल 9, 390, आर्टिकल 393। देखो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आपको सेक्शंस आर्टिकल्स ऑलरेडी दिए हुए हैं। आपने क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन की बुक उठानी है, आर्टिकल 1 को खोल लेना है, आर्टिकल 5 को खोल लेना है, आर्टिकल 390 को खोल देना और आर्टिकल 393 को देख लेना। तो इसका जो आंसर है वो 393 में दिया हुआ है। आर्टिकल 393 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द शॉर्ट टाइटल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द एब्रीवेटेड नेम ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन अंडर आर्टिकल 393 विच इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। याद रहेगा आपको कि टाइटल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कहाँ पे दिया हुआ है, 393 में दिया हुआ है। Constitutional provision of fundamental rights are given under which part of the Constitution of India? Part 1, Part 2, Part 3, Part 4 किसके अंदर given है? तो इसका आंसर जो है that is Part 3. Article 12 to 35 contained in Part 3 of the Constitution deals with fundamental rights. These are rights to equality, right to freedom, right against exploitation, right of freedom of religion, cultural and educational rights, saving of certain laws, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, ठीक है। तो जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, अगर आप देखते हो पार्ट 1 आप इजीली अवेलेबल है बेयर एक्ट्स के अंदर। पार्ट 1 देख लेते हो, उसका नाम वहाँ पे लिखा हुआ है, पार्ट 2 का नाम लिखा है, पार्ट 3 का नाम लिखा है और पार्ट 4 का नाम लिखा है। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 एंटी डिफेक्शन लॉ वॉज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एंटी डिफेक्शन लॉ कब हुआ था? अब आपने इसके अंदर देखो, इस क्वेश्चन को करना, अटेम्प्ट कैसे करना ये समझो। 51st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 52 कॉन्स्टिट्यूशन, 53 कॉन्स्टिट्यूशन, 54 कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके अंदर कैसे आपको पता चलेगा? अब सारे अमेंडमेंट्स तो याद रखना मुश्किल होता है, तो
आपको ये भी नहीं पता कि एंटी डिफेक्शन दिया कहाँ पे हुआ है। तो देखो इसके अंदर का जो कीवर्ड निकालने वाला है वो है अमेंडमेंट, ठीक है। तो अमेंडमेंट से आपको पता लग रहा है कि ये कुछ अमेंडमेंट का क्वेश्चन आया हुआ है। एंटी डिफेक्शन लॉ पार्ट्स के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स के अंदर नहीं दिया हुआ। तो आपको सबसे पहले तो पता लग गया कि ये अमेंडमेंट्स का क्वेश्चन है। शेड्यूल्स में जाओ, वहाँ देखो एंटी डिफेक्शन लॉ दिया हुआ है, और उसके सबसे नीचे जो पेपर के लास्ट में जो दिए होते हैं, तो वहाँ पे आप जाके देखोगे तो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में गिवन है वहाँ पे। तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ये। The 10th schedule is known as Anti-Defection Act, was included in the Constitution by 52nd Amendment Act 1985, which sets the provision for disqualification on ground of deflection. ठीक है जी। In which of the following case the Supreme Court decided that a constitutional amendment is a law within the meaning of Article 13(2), and therefore if it violates any of the fundamental right it may be declared void। तो वो कौन सा ऐसा केस था जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को आर्टिकल 13(2) में अगर वो करते हैं, अमेंड करते हैं, तो दिस वाज द वायलेशन। तो ये क्वेश्चन जो था सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में हुआ था, ये डिसीजन केशवानंद भारती में हुआ था, इंदिरा साहने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या फिर गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो इसका जो आंसर है वो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स को अगर अमेंड किया जाता है तो उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये केस हुआ था। अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाने वाली हूँ उस वीडियो के अंदर आपको गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का पूरा केस मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। एक बार इस केस को अच्छे से समझ लेना मुझसे, क्योंकि एक बार अगर आपने केस को समझ लिया तो एकदम से आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगी कि फंडामेंटल राइट्स को अगर हम अमेंड करते हैं, हम का मतलब पार्लियामेंट अगर अमेंड करती है तो उसको वॉइड या वैलिड डिक्लेयर करना है कि नहीं करना है। तो वो क्या केस था, कौन सा केस नहीं था, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगी, क्योंकि सज्जन सिंह वाला, केशवानंदा का, इंदिरा साहने और गोलकनाथ वाला केस जर्नली पेपर में पूछा जाता है। तो गोलकनाथ वाला केस को अच्छे से समझ लो, 1 मिनट में आपके दिमाग में बैठ जाएगी बात। यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया इज फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, स्टेट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पहले समझ लो होता क्या है। इसका आंसर यही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब एक तरह का रूल पूरे इंडिया में अगर हम चलाते हैं तो क्या होता है ये। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मीन्स टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल बाय securing and protecting as effective as it may be a social order in which it includes social, economic and political form. While formulating its policies and framing its laws, Article 44 of the Constitution of India states uniform civil code for the citizen, and Part 4 of it deals with the directive principles of the state policy. It states that it is the duty of the state to secure for the citizen a uniform civil code throughout the territory of India. We can also say it means one country, one rule. Uttarakhand is the first state in India to enact a uniform civil code, as most communities follow their own religion, laws and customs. तो उत्तराखंड एक पहला ऐसा स्टेट इंडिया में बना है जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड को किया गया है। देखो इसका मेन मोटिव सिर्फ यही था कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फॉर्म्स को इनैक्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, लोगों के सिक्योर करने के लिए ये हमने सिविल कोड के बारे में सोचा था। तो एक्चुअल में ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं, मतलब स्टेट लेवल के ऊपर डिसीजन लेना कि हम अपने लोगों को कैसे वेलफेयर कर सकते हैं। तो ये फंडामेंटल राइट नहीं बनाया गया है। गवर्नमेंट की पॉलिसी, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी पॉलिसी अभी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी नहीं है, बट ये स्टेट की पॉलिसी के अंदर आता है कि स्टेट्स अपने आप कोई ना कोई डिसीजन ले सकते हैं कि लोगों को वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वजह से याद रखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं ये, ठीक है। यूनिफॉर्म जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ठीक है। आज मैं आपको यही 5 क्वेश्चन करवाने वाली हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। एक बार फिर से दोबारा से इसको जल्दी जल्दी गो थ्रू हो जाते हैं। टाइटल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 393 में दिया हुआ है। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो पार्ट 3 में दिया हुआ है, इजी क्वेश्चन था ये भी। जो हमारे डिफेक्शन लॉ हैं वो हमारे शेड्यूल्स में दिया हुआ है, हमें अमेंडमेंट कीवर्ड को पकड़ना था यहाँ पे, जब वहाँ पे इजीली आपको अवेलेबल हो जाता, वहाँ पे लिखा हुआ है।
बेयर एक्ट में भी अवेलेबल है ये। और सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा ऐसा केस था जिसमें ये बताया था कि अगर फंडामेंटल राइट्स को चेंज किया जाता है तो उसको वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है, तो वो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब था। और यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट है, या स्टेट पॉलिसीज़ हैं, या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो इसका आंसर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। स्टेट अपने लेवल पे अपने लोगों के वेलफेयर, उनके प्रमोशन के लिए किसी भी तरह की पॉलिसीज़ को बना सकती है। दिस इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। और जब मैंने आपको बताया जो वेरी इंपॉर्टेंट था कि उत्तराखंड हमारे इंडिया के अंदर पहला ऐसा स्टेट बना है जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ चुका है। आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरीज होती हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे मैसेजेस कर सकते हो। और मैं अभी आपको अपने नेक्स्ट वीडियोस में भी अभी कॉन्स्टिट्यूशन के और क्वेश्चंस हैं वो भी करवाऊंगी। गोलकनाथ का जो केस था वो भी आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। और एक चीज़ और शायद मैंने आपको बताई थी, अमेंडमेंट्स के बारे में भी आपसे डिस्कस करने वाली थी कि क्या अमेंडमेंट्स होते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए आप मेरे साथ बने रहना। थैंक यू वेरी मच।